नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने दलिता पीठ में भगवान श्रीनिवास श्रीदेवी और भूदेवी के ब्रह्मोत्सव में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर भगवान श्रीनिवास का गुलाब और कमल पुष्प पत्रों से भाव भरा अभिषेक किया। राज्यपाल मिश्र ने सुसज्जित पालिकाओं में विराजमान भगवान श्रीनिवास और भूदेवी श्रीदेवी का विधि विधान से वस्त्र, फल, नैवेद्य अर्पण कर आरती करते हुए देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इससे पहले गलिता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य ने वहां पहुंचने पर स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण उपस्थित रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, राज्यपाल कलराज मिश्र ने गलिता पीठ में भगवान श्रीनिवास श्रीदेवी के दर्शन पूजन किए, वहां पर भाग लिया, ज्यादा जानकारी। देखिए, राज्यपाल पहुंचे गलिता पीठ में भगवान श्रीनिवास श्रीदेवी और भूदेवी के ब्रह्मोत्सव में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर भगवान श्रीनिवास का गुलाब और कमल पुष्प पत्रों से भाव भरा अभिषेक किया। राज्यपाल लगातार ऐसे धार्मिक स्थानों पर, धार्मिक मौके पर हर बार पहुंचते हैं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, देश की, प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं और आरती करते हैं और कामना करते हैं। इससे पहले गलिता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य ने वहां पहुंचने पर स्वागत किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण भी इस वक्त मौजूद थे। जी, जैसे कि आपने बताया कि वहां पर वो हमेशा पहुंचते, क्या विशेष अवसर था या फिर गए हुए थे वो? देखिए, कल कार्तिक पूर्णिमा की एक विशेष अवसर था और इस वक्त पूरे देश में कार्तिक स्नान भी किया गया, पूजा पाठ की गई, तो इस अवसर पर पहुंचना लाजमी था कि जिस तरह से उनमें भक्ति भाव है और जिस तरह से मंदिरों में जाकर देश की, प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं, तो इस अवसर पर ही पहुंचे थे गलिता पीठ। जी, और क्या कुछ कार्यक्रम का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था? इसके अलावा भी वहां वो किसी मंदिर में गए थे? देखिए, वहां पर जितने भी मंदिर है, जहाँ पे जितने भी भगवान विराजित थे, वहां पर सब जगह दर्शन किए और उसके बाद राज्यपाल ने सुसज्जित पालिकाओं में विराजमान भगवान श्रीनिवास और भूदेवी श्रीदेवी का विधि विधान से वस्त्र, फल, नैवेद्य अर्पण कर आरती की। जी, ठीक है संजय, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये हैदराबाद मिशन तेलंगाना पर सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के सीआर पर जमकर बरसे सीएम गहलोत। कांग्रेस को जिताने के लिए तेलंगाना में सीएम गहलोत पूरी ताकत झोंक रही हैं। तो ये बता दें आपको कि हैदराबाद के दौरे पर रहे, जहां मिशन तेलंगाना पर सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के सीआर पर जमकर बरसते हुए भी सीएम गहलोत नजर आए। कांग्रेस को जिताने के लिए तेलंगाना में सीएम गहलोत पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मैनेजमेंट किए हुए हैं शुरू से ही। उसका उदाहरण राजस्थान भी है और राज्य भी हैं। हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो हकीकत के अंदर पब्लिक क्या सोचती है, क्या फीडबैक मिलता है पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को और आम लोगों को, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी जगह कांग्रेस जीतने जा रही है। मेन बात यह है, मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा यहाँ जो गारंटी दी गई है कांग्रेस ने तेलंगाना में, बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है। कई गारंटी तो हमसे भी अच्छी गारंटियाँ दी गई है। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और कुछ गारंटी जो हमने दी है वो इसमें अगर नहीं भी है तो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने कह रखा है, वादे करो मत, अगर करें तो उसको निभाएं। तो मुझे पूरा यकीन है कि सरकार जब बन जाएगी यहाँ पर, तो और भी गारंटी, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे कर्नाटक की हो, कोई बाकी रह भी जाएगी और जो तेलंगाना को शूट करेगी उनको भी लागू किया जाएगा एग्जामिन करके। अभी जो मैनिफेस्टो दिया है आपने, वो दिया यहाँ की स्थिति देख के दिया है। मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी गारंटी दी गई है।
तेलंगाना बन गया। सोनिया जी को लोग याद करते हैं, आज पूरा देश याद करता है कि कितनी लंबे समय से मांग थी तेलंगाना की, कितनी लंबी मांग थी। हम लोग जब से पार्लियामेंट में आए थे 80 में, 80 से हम सुनते थे तेलंगाना बनना चाहिए, बनना चाहिए। मेरे ख्याल से कई तरह की नक्सलेट गतिविधि भी हुई थी, ऐसा मुझे याद है। पर आखिर में सोनिया जी ने बहुत बड़ा निर्णय किया और तेलंगाना का फैसला किया। बाद की स्थिति क्या हुआ आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं उतना नहीं जाना चाहता। पर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, वरना कांग्रेस सरकार उस वक्त बना लेती अगर 10 साल पहले, आज पता नहीं तेलंगाना कहाँ पहुंच गया होता, कहाँ पहुंच गया होता। उससे वंचित रह गया है। और जो वर्तमान सरकार है इसकी गुड गवर्नेंस कभी नहीं रही, ये कभी नेशनल कभी स्टेट, उसी में ये लगे रहे। मेरा मानना है कि अब तो जो खबर आ रही है कि बीआरएस और बीजेपी सब मिले हुए लोग हैं और मिलकर राजनीति कर रहे हैं, उसी रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। और मैंने सुना बेरोजगारी तो भयंकर है, 9 साल में पेपर लीक बहुत भयंकर हुए। हमारे ऊपर प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं पेपर लीक का राजस्थान पर, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और आपके यहाँ पे भी सब जगह पेपर लीक भयंकर हो रहे हैं। आर्मी में हो रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर हो रहे हैं। राजस्थान वो राज्य एकमात्र है देश के अंदर जिसने कार्रवाई करी, दूसरों को जेल भेज दिया, उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया और तो और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में किया है। जो पेपर लीक करेगा उसको आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ेगा। इतना कड़ा कानून ने बनाया है। बाकी तो राज जो है आजकल तो आप देखते हैं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और जुडिशरी पे दबाव है। इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने बेईमानी की है उसको आप जेल भेजो, हम तो स्वागत करेंगे। पर आप अगर राजनीतिक बदले की भावना से सरकारें गिराने के लिए और सरकार बनाने के लिए अगर ये प्रीमियर एजेंसियां कंट्री की है तीनों, इनकी क्रेडिबिलिटी कायम रहना देश हित के अंदर है। अगर इकोनॉमिक ऑफेंसिव हो रही है देश के अंदर, विजय माल्या या नीरव मोदी और बैठे हैं बाहर दुनिया के मुल्कों में, मेहुल चोकसी, क्या 9 साल में नए इकोनॉमिक ऑफेंसिव करना है ही नहीं देश के अंदर? कुछ छापे पड़ते हैं उनके यहाँ, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। उसका मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसिव करने वालों को छूट मिली हुई है, वो खोखला कर रहा है देश की इकोनॉमी को, वो लोग उस पर ध्यान नहीं है। और तो और जो आपका इनकम टैक्स है, रेवेन्यू और बढ़ सकती है, उस पर छापे पड़ते हैं, पॉलिटिशियन में पड़ते हैं। एक्चुअल में जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, छापे पड़ने चाहिए, वो कोई प्लानिंग नहीं है। तीनों एजेंसी में लगा रखा है, पॉलिटिशियन पे लगा रखा है। जो महाराष्ट्र की घटना आपको मालूम है, 50 एमएलए टूटना, पहले ईडी भेजो, धमकाओ, गुंडागिरी करो, बाद में आप सरकार बना लो। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तीनों सरकारें गिरा दी चुनी हुई। ये लोकतंत्र है। तो वहीं माचाड़ी नागेश्वर धाम पर अलवर में सभी डेयरी सचिवों की एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें अलवर डेयरी के चेयरमैन और एनटी के ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप, डेयरी बूथ मालिकों ने चेयरमैन आदि के लिए आरोप लगाए। आरोप 4 महीने से बूथ मालिकों के रुपए नहीं देने से हो रहे हैं परेशान। आखिर हर घर से दूध लाते और दूध देने वाले के हिसाब नहीं किया। हमने लोगों से उधार लेकर रखे हैं। जानवर, भैंस, गाय को खाने चारा के लिए रुपए कब तक आखिर हमें पेमेंट नहीं करोगे, या तो हमारे पेमेंट कर दो, वरना अलवर सरस डेयरी के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमारे रुपए नहीं मिल जाते। आखिर डेयरी अध्यक्ष का जो था, मेरा एक निवेदन है कि जो ये पेमेंट बकाया है एमडी, कलेक्टर साहब या चेयरमैन सबसे, कि इनका
सचिवों का भुगतान करा जाए और जैसे पेमेंट किसानों को दे। किसानों की समस्या खाद बीज की कुछ भी समस्या, कोई भी वो बेचारा दूध बेच रहा है जिनका कोई ना हो रहा समाधान, तो वह दूध कहाँ बेचे, तो ये कत भुगतान कर दिए, वरना इनके डेयरी गेट पे हम सभी धरना देंगे और इनकी खिंचाई करेंगे। फिर बोलिए। मैं कैलाश सिंह सचिव लापाला डेयरी कोड नंबर 134 से एमडी साहब से निवेदन करता हूं कि पशुपालकों के 4 पेमेंट हो गए, दूध का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। कृपया इस भुगतान को जल्दी से जल्दी किया जाए, अन्यथा सारे सचिव रैनी राजगढ़ रूट के आपके और पशुपालकों को साथ में लेके आपके डेयरी उस पे गेट पे हम धरना देंगे। आपसे यही निवेदन है कि पेमेंट जल्दी से जल्दी अति शीघ्र किया जाए, क्योंकि पशुपालकों को खाद बीज का और बिजली के भुगतान की इनकी समस्या है सबके लिए, तो सारे दूध देते हैं तो इसीलिए देते हैं कि हमारा कार्य चले। जहां पाली में रोडवेज बस चालक को अचानक साइलेंट हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। सुबह पार्सल लेने पहुंचा व्यक्ति ने देखा कि एक रोडवेज बस का ड्राइवर अचेत पड़ा हुआ था। इस दौरान एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस ड्राइवर को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल के डॉक्टर ने ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। पाली जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र के शेखवास गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। आज सुबह 6 बजे से ही हल्की हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर मौसम इस प्रकार रहने वाला है। इस बारिश से किसान भाइयों के लिए अच्छी है। गेहूं, सरसों, चना को फायदा होगा। लोग अलाव जलाकर तापते नजर आए, वहीं कर्मचारी अपने ऑफिस जाते नजर आए। तो राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलता हुआ नजर आया। हल्की हल्की बारिश तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि ठंड बढ़ गई थी, इसके बाद से ही लोग अलाव जलाकर तापते हुए नजर आए। और जो रोजमर्रा वाले लोग हैं, यानी कि ऑफिस आने जाने वाले लोग, वो निरंतर ऑफिस आते जाते रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां हल्की हल्की बारिश हो रही है। बता दें आपको कि राजस्थान का ये मौसम एक बार फिर से बदल रहा है। बारिश से गेहूं, सरसों और चना की जो फसलें हैं उसको फायदा जरूर होगा, लेकिन इसी के साथ ठंड भी बढ़ गई है। लोग अलाव जलाकर तापते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां आपको बता दें कि राजस्थान में बारिश से कहीं ना कहीं फसलों को फायदा होगा, यानी कि गेहूं, सरसों की फसलें जो हैं उनको फायदा होगा। बिहार में फिर से सियासी घमासान है। अब घमासान की वजह बना है बिहार सरकार की ओर से 12वीं कक्षा तक के लिए जारी छुट्टियों का कैलेंडर। बिहार सरकार ने साल 2024 के लिए स्कूलों में अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया था, जिसमें महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के नाम नहीं है। इसे लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश सरकार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दे। बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू छुट्टियों में कटौती की गई है, जबकि मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इससे साफ पता चलता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। अगर इन छुट्टियों को फिर से बहाल नहीं किया गया तो इसका खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके ठीक उलट ईद के लिए अब 3 दिन छुट्टी होगी। ईद के लिए 18, 19 और 20 जून को स्कूल बंद रहेंगे। अब इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दे। उन्होंने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और कहा कि स्कूलों के लिए छुट्टियों के कैलेंडर में इसकी झलक दिख रही है। हिंदुओं के त्योहारों पर छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, तो वहीं ईद पर 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में
शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र की मांग का मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। बीजेपी दफ्तर और यूपी सरकार के मंत्रियों के आवासों पर धरना प्रदर्शन करने के साथ ही अभ्यर्थियों को विपक्षी नेताओं का साथ मिलता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने सोमवार को एनडीए में शामिल सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर के आवास पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेज दिया गया। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अभ्यर्थियों से मिलने इको गार्डन पहुंच गए। वहीं आजाद ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग करते हुए यूपी सरकार में दलित पिछड़ों मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमें सीएम योगी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये लंबे समय से अन्याय होता आ रहा है। आजाद ने कहा, मुझे तकलीफ वहां बैठे दलित पिछड़ों के नेताओं से है। वो अगर इन अभ्यर्थियों के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो वो राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? इसका मतलब यही है कि वो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। तब सरकार ने इनकी बात को मान भी लिया था, 6800 नियुक्तियां रिलीज भी कर दी थी, उसकी लिस्ट भी जारी कर दी थी। अब कोर्ट का जजमेंट भी मैंने पढ़ा, जजमेंट भी ये कह रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये कहा कि भैया आप पुराने लोग जो संशोधित लिस्ट है उसको भी रख लो जिसमें मिस्टेक्स हैं, और इसको भी रख लो, जिन लोगों जो वर्किंग कर रहे हैं उनको भी रखो, लेकिन इनको भी रखो जो लोग जिनकी नियुक्ति आपने जारी की है। अब इन सबकी करने की जिम्मेदारी ना तो ताकत मेरे हाथ में ना इनके हाथ में, वो सब ताकत है सरकार के हाथ में। जब सरकार ही ना करना चाहे, सरकार ही चोरी करने पे, डकैती करने पे उतारू हो जाए तो फिर कहां से न्याय होगा? ये तो मुख्यमंत्री के बाएं हाथ का एक कलम चलानी है उनको और ये काम हो जाएगा। लेकिन 500 से ज्यादा दिन हो गए इन बच्चों को बिलखते हुए, तड़पते हुए, घर छोड़ के आप पड़े हुए हैं। 530 दिन हो गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तर प्रदेश कांग्रेस ब्लॉक एवं बूथ स्तर तक सोशल मीडिया विभाग का विस्तार करेगी। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर सोशल मीडिया विभाग की संगठनिक बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सोशल मीडिया लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सशक्त साधन बन गया है। सोशल मीडिया के अध्यक्ष पंखुड़ी पाठक ने संगठन विस्तार पर चर्चा की और बताया कि कैसे ग्राम सभा स्तर तक संगठन को मजबूत कर सकते हैं। बैठक में फैसला किया गया कि लोकसभा प्रभारी एवं लोकसभा कमेटी का हर जिले में गठन किया जाएगा। ब्लॉक एवं बूथ स्तर तक सोशल मीडिया विभाग का विस्तार किया जाएगा। 18 मंडलों में सोशल मीडिया के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं बारिश से भी अभी प्रदूषण से राहत नहीं मिली है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज भी हवा जहरीली है। बारिश के बाद प्रदूषण से राहत के बाद फिर आफत दिल्ली की एयर क्वालिटी आज भी बहुत खराब श्रेणी में रही। देश की राजधानी नई दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिला। देर शाम दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जिसने प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर दी थी। लेकिन आज की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बता दें कि नई दिल्ली में मौसम का ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से देखने को मिला। सुबह 7 बजे के करीब आईटीआई शाहदरा इलाके में AQI 339 दर्ज किया गया। पंजाबी बाग की बात करेंगे, जहां पर AQI 285 रहा। वहीं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इलाके में AQI 273 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 271 दर्ज किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इलाके में AQI 233, नरेला इलाके में AQI 228 दर्ज किया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।